हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल प्रेस्पेक्टर सुनील में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के संपूर्ण यानी कि जितना भी अर्थशास्त्र का जितना भी चैप्टर है 1 से लेके 7 तक टोटल चैप्टर का जितना भी टॉप मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक एक ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं बारी बारी से सभी अध्याय का मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह जरा देखते हैं क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए पहला ही जो क्वेश्चन है वह कितना लाजवाब क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है कि इसमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए में है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर आपको पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए और उसका भी आंसर देखेंगे। तो अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था में है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी है रूस, सी है भारत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या आपको पता है? दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, इसका आंसर किसको नहीं पता है? पता है? एकदम इजी है ना, एकदम इजी है या नहीं है? एकदम इजी है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था तो यह कब किया गया था? तो ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1950, बी है 15 सितंबर 1950, सी है 15 अक्टूबर 1951 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी, यानी कि क जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन ए भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कितना लाजवाब क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आया है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है अविकसित, बी है विकसित, सी है अर्धविकसित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि यदि आपके घर का आय अधिक है तो क्या आपका घर अविकसित रहेगा? नहीं। अर्धविकसित रहेगा, थोड़ा थोड़ा विकास करेगा? नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं होगा? नहीं। तो क्या हो सकता है? तो विकसित हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख, जिसे आप बी भी कह सकते हैं, या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ये जो 4 राज्य का नाम दिया है इसमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शन ए है पंजाब, बी है केरल, सी है बिहार और डी है दिल्ली। तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बिहार को, यानी कि ग, जिसे हम लोग सी भी कह सकते हैं, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले आप यदि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है? अभी जो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार आपको उस समय 2000 जब भी गिना गया होगा यह चीज़, तो उस समय के अनुसार आपसे पूछ रहा है कि उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था। लेकिन यहाँ पे तो इसमें भी बता दिया है, तो साफ साफ कह दिया है कि 2008-9 में, है ना। तो यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। 2008 और 9 में जो है 8-9 में भारत के प्रति व्यक्ति आय का गणना किया गया था कि कितना हुआ था। तो उस समय पूछ रहा है आपसे कि भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है वह कितना था, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 22,553 रुपया, ऑप्शन बी में है 25,494, सी है 6,610 और डी है 54,850। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि 25,494 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो देखिए क में है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। ख में है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में है 21 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में है 1 दिसंबर से 31 अगस्त तक। तो बताइए इसका आंसर आपको पता है? 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर आपको पता है? तो 7वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसे हम लोग ग भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल से 31 मार्च तक। और यह क्वेश्चन भी लगभग हर साल ही आपके एग्जाम में आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यह क्वेश्चन सब आप जाके मॉडल पेपर में देखेंगे गाइड में कि कितना बार पूछा हुआ है। जितना भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, यह सब का सब क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है। टोटल ऑब्जेक्टिव VVI ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं कि बिहार है, बी है पंजाब, सी है हरियाणा और डी है गोवा। तो क्या बताइए कमेंट करके आप लोग, बिहार हो सकता है? यदि यहाँ का प्रति व्यक्ति आय इतना ही अधिक होता तो फिर यह राज्य इतना गरीब क्यों होता? तो बिहार तो हो ही नहीं सकता है। तो सबसे
जिस राज्य का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है वह है गोवा, और वही राज्य सबसे ज़्यादा विकसित और सबसे ज़्यादा पैसा वाला राज्य है, वहीं का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यह आपसे पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में है पटना, बी है गया, सी है शिवहर और डी है नालंदा। सबसे अधिक इसमें से प्रति व्यक्ति आय किसका है यह पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप ऐसे ही नहीं बता सकते हैं, एकदम आसानी से बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। किस राज्य का होता होगा, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन ए में देख रहा है पटना है, गया है, शिवहर है। बताइए इसमें जो जिला का नाम दिया हुआ है 4 गो, इसमें से आपको क्या लग रहा है कि कौन सा जिला ज़्यादा विकसित है। सिंपल है, पटना है ना, पटना यानी कि उसी का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। लेकिन उससे पहले आप यदि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए अब अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर है कि उत्पादन एवं आय की गणना का विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय की गणना का विधि जो है वह आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन ए में है कि सहज है, ऑप्शन ए है कि सहज है, उसके बाद बी में है वैज्ञानिक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी उसमें आप देखेंगे व्यवहारिक, और डी में देखेंगे उपयुक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है। यह सब क्वेश्चन जो है ना एकदम मुंह पे जी पे याद रखने वाला है। देखिए डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जाता है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे जाता है, मुद्रा को। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर जो है वह है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की है। तो मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का यदि हृदय नहीं है तो जीवन शक्ति अवश्य है, यह किसी अर्थशास्त्री ने कहा था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर है कि मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का है। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का भी इतिहास ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो 14वां नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जिस भी व्यवस्था में वस्तु का वस्तु से अदला बदली होता है तो उसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर है कि मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी है। मुद्रा का जो आविष्कार हुआ है वह मनुष्य के लिए क्या है, तो यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है। क्योंकि आप सोचिए कि यदि यह इस युग में मुद्रा ही नहीं होता तो फिर लोग क्या करता। तो मुद्रा का आविष्कार इस युग में मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, तो उपलब्धि है। उसी प्रकार से आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मुद्रा विनिमय का है। मुद्रा जो है वह किसी भी वस्तु के बीच का क्या है, तो विनिमय का माध्यम है। पैसा से ही तो अब हम किसी वस्तु का अदला बदली करते हैं, तो मुद्रा जो है वह विनिमय का माध्यम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन और 17वां नंबर है कि प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया। अब जो हर आदमी के हाथ में ATM हो गया है, चेक बुक हो गया है, तो इन सब के वजह से विनिमय यानी कि अदला बदली का कार्य क्या हो गया, तो सरल हो गया है। ठीक है ना। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा एक अच्छा है। मुद्रा एक अच्छा है, तो आपको क्या यहाँ पे है, तो मुद्रा एक अच्छा है सेवक। मुद्रा एक अच्छा क्या है, तो सेवक है। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर क्वेश्चन है कि आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर है कि साख का मुख्य आधार है। तो किसी भी व्यक्ति का कितना साख है, इसका सबसे मुख्य आधार उस व्यक्ति पे कितना विश्वास है, यही है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अर्थशास्त्र के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव में पहला पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हम लोग पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय का टॉप मोस्ट VVI जो ऑब्जेक्टिव है वह देखे हैं। अब जो हम लोग देखेंगे वह अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 यानी कि 4 अध्याय का जितना भी टॉप मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है वह देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिए और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह आ गया यहाँ पे कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली। क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली यहाँ पे है सबसे लोकप्रिय साधन है। यानी कि वह कोई संस्था नहीं है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, यह है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे कि ऑप्शन ए में जो है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए में है देसी बकर, ऑप्शन ए में है देसी बकर, उसके बाद बी में है महाजन,
देसी बैंकर है, उसका डी में है महाजन, सी में देखेंगे है व्यापारी और डी में है सहकारी बैंक, यहाँ पे बैंकर है, ठीक है ना, देसी बैंकर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन, और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि इनमें से कौन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, कह रहा है कि इसमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में जो है यहाँ पे यानी कि वह संस्था है। ऑप्शन ए में सेठ या साहूकार, क्या यह कोई संस्था है? नहीं। रिश्तेदार, क्या यह कोई संस्था है? नहीं। महाजन, क्या यह कोई संस्था है? नहीं। व्यावसायिक बैंक एक संस्था है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। यह क्वेश्चन तो कई बार आपके एग्जाम में आया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी में है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आपका ऑप्शन क, ख, ग और घ भी है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन, और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कितना लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कि राज्य में, चौथा नंबर क्वेश्चन है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे देखेंगे है 50, बी में है 75, सी है 35 और डी में है 25। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 25 बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, यानी कि लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए, तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है यह आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है कृषक महाजन, बी में है भूमि विकास बैंक, सी में है प्राथमिक कृषि साख समिति और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि भूमि विकास बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग बी भी कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो छठा नंबर क्वेश्चन देखिए है, छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आया है। तो ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है पटना और डी में है बेंगलोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क जो है मुंबई, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना था। तो ऑप्शन ए में है 1929 में, बी है 1919 में, सी है 1918 में और डी है 1914 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख, यानी कि बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, कितना संख्या है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे 190, बी है 192, सी है 199 और डी है 196। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 196 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं, और बता ही नहीं सकते हैं, आपको बताना ही है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का, नौवां नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1966 में, बी है 1980 में, सी है 1969 में और डी है 1975 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1969 ईस्वी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जो आप इतना क्वेश्चन देखे हैं, यह जितना भी क्वेश्चन था यह चौथे अध्याय से था। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वह देखेंगे पांचवें अध्याय से, जिसका कि नाम है रोजगार एवं सेवाएं। तो इस अध्याय से भी हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखेंगे सब का सब क्वेश्चन VVI ही देखेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना ही है नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यह जो क्वेश्चन है यह देखिए क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, यह है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, बी है विज्ञान क्षेत्र, सी है शिक्षा क्षेत्र और डी है आपका सेवा क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ जो है सेवा क्षेत्र, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक
कितने हैं, यह है क्वेश्चन यहाँ पे। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 6, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो बीमारू राज्य नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। बीमारू राज्य है नहीं, नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है उड़ीसा। तो देखिए बीमारू, तो बी आई से बिहार हो जाता है, एम से मध्य प्रदेश हो जाता है, यू से उत्तर प्रदेश हो जाता है। उसको इसमें आपसे पूछ रहा है कि बीमारू राज्य कौन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अभी ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि अगला क्वेश्चन देखिए है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। यह जो सेवा दिया हुआ है इसमें से कौन सा सेवा है जो गैर सरकारी है, सरकारी सेवा नहीं है। वह तो सैन्य सेवा सरकारी है या गैर सरकारी, सरकारी सेवा है। वित्त सेवा सरकारी है या गैर सरकारी, सरकारी सेवा है। रेल सेवा सरकारी है या गैर सरकारी, सरकारी सेवा है। तो गैर सरकारी सेवा कौन है, तो गैर सरकारी सेवा है मॉल सेवा। मॉल में जो आप लोग जाते हैं क्या वह सरकारी रहता है, नहीं प्राइवेट रहता है, तो वह गैर सरकारी है। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए में है कोयला, बी में है पेट्रोलियम, सी में है विद्युत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यह आपसे पूछा है। इसमें से कोई भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले अभी तक जो हम लोग 5 क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़े हैं, और जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं टोटल का टोटल क्वेश्चन ही VVI है। यहीं से यदि कोई क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो इसी में से आएगा। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वह हम लोग देखेंगे अगला अध्याय यानी कि वैश्वीकरण से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे कि अगला जो अध्याय है उससे देखिए क्वेश्चन है पहला नंबर, यहाँ पे तो 15 है क्योंकि नंबर वाइज चल रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है उदारीकरण को, बी है निजीकरण को, सी है वैश्वीकरण को और डी है इनमें से सभी। तो नई आर्थिक नीति जो है उसमें उदारीकरण को भी शामिल किया गया है, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो देख ही रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है 16वां नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। यह है क्वेश्चन आपका कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है कि 1 है, बी है 2 है, सी है 3 है, सी है कि 5 है और डी है कि 4 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नहीं इसका 3 ही होगा। 3 आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, इसका 3 ही होगा। इसे आप सही कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यहाँ पे जो 5 है ना, ये यहाँ पे 3 होएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होएगा, आप 3 नोट कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है फोर्ड मोटर्स। इनमें से क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ये रहेगा क्वेश्चन यहाँ पे मिसटाइप हो गया है। ये रहेगा कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ये है क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में है फोर्ड मोटर्स, बी में है सैमसंग, सी में है कोका कोला और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो इसका जो राइट, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है नहीं। यहाँ पे होगा कि नहीं है, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन सी में जो यहाँ पे आप कोका कोला देख रहे हैं ना, ये होगा पार्ले। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, पार्ले होगा। तो इसे भी सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग बहुराष्ट्रीय माने जो बहुत सारे देशों में काम करता है। ठीक है ना, और पार्ले जो है ये अपना देश का कंपनी है, यानी कि यह भारत का ही एक ही देश में इसका व्यवसाय है। तो यह जो है यह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में सिर्फ कोका कोला को जगह पे आपको पार्ले करना है। ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए में है यहाँ पे विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक। ऑप्शन बी में है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के साथ समन्वय। सी में है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ख जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है
19वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि पार्ले समूह के 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। क्वेश्चन है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में आपका है कोका कोला, यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए है कोका कोला, बी है एलजी, सी है रिबॉक और डी है नोकिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कोका कोला जो कि क है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वह अर्थशास्त्र के आखिरी अध्याय यानी कि उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण जो है वहां से हम लोग देखेंगे और वही क्वेश्चन देखेंगे जो VVI है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसका इस अध्याय का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह देखिए है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ऑप्शन है 1986 में, बी है 1980 में, सी है 1987 में और डी है 1988 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1986 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए है 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 17 मार्च को, बी है 15 मार्च को, सी है 19 अप्रैल को और डी है 22 अप्रैल को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख हो जाएगा, 15 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है यह आपसे पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता तो ऑप्शन ए में है 100, बी में है 1000 और 100, सी में है 1811 4000 और डी में है 2011 4000। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है वह है 1800-11-4000। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 23वां नंबर क्वेश्चन जो है वह देखिए है कि स्वर्ण आभूषण। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण आभूषण सोना जो होता है की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो स्वर्ण सोना जो आप लोग खरीदते हैं तो उसके लिए शुद्धता को जो चेक करना है तो उसके लिए हम लोग हॉल मार्का को देखते हैं। किसको देखते हैं? हॉल मार्का को। ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह है कि यदि किसी वस्तु या सेवा, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। कह रहा है कि जिला फोरम में, बी है राज्य फोरम में, सी है राष्ट्रीय आयोग में और डी है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। शिकायत करने के लिए आपको कितना आवेदन शुल्क लगेगा ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में है 50 रुपया, बी है 70, सी है 10 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस वीडियो में अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 सभी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है टोटल का टोटल देख चुके हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है ताकि दूसरा जो वीडियो आएगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।